हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। देखिए, आज आपके लिए इंग्लिश में हम चैप्टर लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट। ये पोइट्री का थर्ड चैप्टर है। इससे पिछले क्लास में हम आपको 2 चैप्टर करा चुके हैं। इसके आज हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया कराएंगे कीपिंग क्वाइट का। यहाँ पर देखिए, इसके राइटर हैं पैब्लो नेरूडा। यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर का नेम है कीपिंग क्वाइट, इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है। क्वाइट का मतलब होता है शांत और कीपिंग का मतलब रहना है। यहाँ पर जो पैब्लो नेरूडा है वो शांत रहने के लिए बता रहे हैं। क्यों शांत रहने के लिए बता रहे हैं, वो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस सेंट्रल आइडिया में यही बता रहे हैं पूरे। अगर हम आपको इसकी समरी बताएं तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको हमेशा सांसारिक गतिविधियों में नहीं उलझे रहना चाहिए। कभी उसे अपने आप पे भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है? अपने आप से बातें करना चाहिए। अब इंसान अपने आप से बातें कब करेगा? जब वो खाली होगा। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो खाली ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो पैब्लो नेरूडा है वो केवल इतना बताना चाह रहे हैं, मोस्टली केवल इतना बता रहे हैं कि इंसान को खाली भी रहना चाहिए, मतलब हमेशा सांसारिक गतिविधियों में उलझे नहीं रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल आइडिया है इसके बारे में आपको बताते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये चैप्टर में जो पैब्लो नेरूडा है वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, पोइट पैब्लो नेरूडा मोस्टली टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पर जो इस पोएम, जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोइट है पैब्लो नेरूडा, मोस्टली टॉक्स अबाउट। टॉक्स का मतलब क्या होता है? बात करना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। सबसे ज़्यादा वो बात किसके बारे में कर रहे हैं? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक, क्वाइट मतलब शांत, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। वो ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य को, जितने भी मनुष्य हैं, मानव जाति हैं, उनको आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है या आवश्यकता है। आगे लिखा है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। यानी जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, उनको उनके बीच में क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि जो जो मनुष्य होते हैं उनको किसी दूसरे मनुष्य की फीलिंग को समझने की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो होना चाहिए। ठीक है, तो नेरूडा है इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको दूसरे की बात को समझने के लिए, उसकी फीलिंग को समझने के लिए उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब आगे देखिए क्या है। He says keeping still will help us to start our activities in a nice way। यहाँ पर जो पोइट हैं पैब्लो नेरूडा वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें, will help us to start our activities in a nice way। कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें तो हम जो अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं एक अच्छे रास्ते की ओर। तो देखिए अब आगे हमारे जो है, आगे क्या कह रहे हैं पैब्लो नेरूडा जी। सो काउंटिंग 12 एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ सेकेंड, फॉर अ फ्यू सेकेंड। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो हम एक अच्छे रास्ते की ओर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं 12 तक गिनना। उन्होंने क्या किया? 12 तक गिनिए एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 12 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस यहाँ तक वो कह रहे हैं कि यहाँ तक गिने एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड। यहाँ तक 1 से 12 तक आपको गिनना है, और आपको जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी आप गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। फॉर अ फ्यू सेकेंड यानी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। आगे कह रहे हैं, पोइट सेज द पर्सन who remains all the time busy in worldly activities। यहाँ पर जो पोइट है वो आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। जो व्यक्ति हर समय बिजी रहता है वर्ल्डली एक्टिविटीज़ यानी सांसारिक गतिविधियों में हमेशा बिजी रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, कैन नेवर अंडरस्टैंड देम सेल्फ। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो हमेशा सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं सकता है। यानी अंडरस्टैंड का मतलब समझना, देम सेल्फ का मतलब किसी और को नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता है। एंड ट्राई टू हार्म टू अदर पीपल। जब वो समझ नहीं सकता है तो वो कोशिश करता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की। यानी ट्राई का मतलब कोशिश करना, हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना। वो जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। अब देखिए आगे क्या है।
एवरीबडी नीड टू स्टिलनेस। यहाँ पर एवरीबडी यानी एवरीबडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, नीड माने आवश्यक यानी ज़रूरत है, टू स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब स्थिरता या कहते हैं शांति पर, शांति के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्थिरता की ज़रूरत है। पोइट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ। यहाँ पर जो पोइट है वो एक अर्थ क्या होती है, पृथ्वी के माध्यम से हमको ये समझाना चाह रहे हैं या पृथ्वी का यूज़ करके ये बताना चाह रहे हैं दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। यहाँ पर जो पोइट है वो अर्थ के सिंबल से एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि जो अर्थ है वो विंटर में यानी जो सर्दी के मौसम में जो अर्थ होती है वो कैसी लगती है, बिल्कुल डेड लगती है यानी मरी हुई लगती है। बट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, इट सीम्स अलाइव, यानी जो स्प्रिंग में क्या होती है, बसंत में बिल्कुल जान उसमें आ जाती है। सो पोइट प्रूव्स दैट इन लाइफ इन दैट इज लाइफ इन स्टिलनेस। यहाँ पर जो इन्होंने अर्थ का एग्जाम्पल लिया है, पोइट इसके ज़रिए इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि जो लाइफ इन स्टिलनेस यानी जो जीवन है, जीवन में स्थिरता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो पोइट पैब्लो नेरूदा है केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्टिलनेस की ज़रूरत है, उसे मतलब हमेशा वर्ल्डली एक्टिविटीज़ यानी कि सांसारिक गतिविधियों में बिजी नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर इसलिए वो क्या कहते हैं कि सो काउंटिंग 12, यहाँ पर उन्होंने ये बात देखिए कही है, सो काउंटिंग 12 यानी 12 तक आपको गिनना है और जितनी भी आपकी सांसारिक गतिविधियाँ हैं उनको बंद कर देना है, कुछ समय के लिए बंद कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे रास्ते की ओर उन गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक अर्थ का एग्जाम्पल भी ले लिया है कि सर्दियों में जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो मरी लगती है, मतलब बिल्कुल डेड के रूप डेड एज अ डेड लगती है। बट जब स्प्रिंग होती है यानी जब बसंत होती है तो एकदम से वो कैसे हो जाती है, अलाइव यानी जीवित हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टैंजा आपको बताते हैं, यहाँ पर लिखा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल। यहाँ पर फिशरमैन कौन होते हैं, फिशरमैन को हिंदी में बोलते हैं मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं उनको बोलते हैं मछुआरे अर्थात फिशरमैन। इन द कोल्ड सी, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, और सी का मतलब होता है सागर या समुद्र। वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, और वेल, वेल यहाँ पर एक मछली का नाम है, आपने व्हेल मछली का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर व्हेल क्या है, एक मछली का नाम है। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि मछुआरों को जो ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछलियाँ होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मछुआरों को ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछलियाँ रहती हैं उनको हानि या मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आगे लिखा है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पर देखिए मैन का मतलब क्या होता है, आदमी, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ओके, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, सॉल्ट का मतलब जानते होंगे आप सभी क्या होता है, नमक होता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हैंड्स का मतलब हार्ट, हैंड्स का मतलब हाथ होता है, और हर्ट का मतलब होता है अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है आगे इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि जो लोग, और एंड का मतलब और, जो लोग सॉल्ट यानी कि नमक को इकट्ठा करते हैं उनको अपने हाथों पर ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि, कि जो आदमी जो है सब नमक को इकट्ठा करते हैं उनको अपने हाथों पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहे हैं, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयारी करना, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयारी करना। ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है प्रकृति को नष्ट करना। ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। तो अगर हम इसका पूरा अर्थ बताएं, देखिए प्रकृति कैसी है, हरी भरी है, तो इसलिए ग्रीन वॉर्स का मतलब हम बताएंगे प्रकृति को नष्ट करना। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट करने की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट करने की, वॉर्स विद गैस विद फायर, यहाँ पर यानी जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से, रासायनिक बम बना रहे हैं और अग्नि शस्त्र बना रहे हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर,
यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। यहाँ पर देखिए सर्वाइवर का मतलब होता है जब कोई युद्ध होता है और उस युद्ध में जो लास्ट में जो पीपल बचते हैं उनको हम सर्वाइवर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है नो सर्वाइवर्स, यहाँ पर नो सर्वाइवर्स का मतलब जो युद्ध में कोई भी नहीं बचेगा, तो हमने आगे यहाँ पर नो सर्वाइवर्स लगा दिया है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोइट कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं रासायनिक बम, और यहाँ पर फायर यानी कि अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, उनसे कुछ भी फायदा नहीं है। क्या होगा, जब युद्ध होता है तो कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है, तो ऐसी जीत का क्या फायदा है। तो यहाँ पर यानी विक्ट्री का मतलब होता है विजय, यानी ऐसी विजय का कोई फायदा नहीं है, ऐसी विजय अर्थहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हैं और रासायनिक बम बना रहे हैं, अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि जब उनकी देखिए जब आप युद्ध करते हैं, जब देखिए आपने वर्ल्ड वॉर होती है तो कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने घरों में कितने लोग मर जाते हैं, इसकी कोई मतलब निश्चित संख्या भी कोई नहीं बता सकता है कि कितने लोग मर जाते हैं। तो यही कह रहा है पोइट कि युद्ध करने से कोई भी फायदा नहीं है, कितने सारे लोग मर जाते हैं, इसलिए इस युद्ध की विजय का भी कोई अर्थ नहीं है, ये विजय भी अर्थहीन है। ये विजय कैसी है, ऐसी विजय क्या है, अर्थहीन है। ठीक है, तो आगे देखिए आप, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर। आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे लोगों को, पुट का मतलब होता है पहनना, क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन का मतलब साफ, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, यानी और घूमने के लिए, वॉक का मतलब होता है घूमने के लिए, देयर विद ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल चलना चाहिए। यानी जो लोग युद्ध करते हैं उनको क्या करना चाहिए, ये ना कर युद्ध ना कर क्या करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए चले जाना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे लिखा है इन द शेड डूइंग नथिंग। इन द शेड का मतलब होता है छाया, और उनको क्या करना चाहिए, जो वृक्ष के नीचे छाया होती है उसमें आराम से बैठ जाना चाहिए, और जो बाकी सारे युद्ध से रिलेटेड वर्क है उनको नहीं करना चाहिए। जितनी भी बुरी गतिविधियां हैं, गंदे काम हैं, उनको नहीं करना चाहिए, जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, वो सभी काम नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर आप जो है अपने भाइयों के साथ फ्रेंडली रह सकते हैं और अपने भाइयों के साथ घूमने निकल चले। यहाँ पर पोइट केवल इतना कहना चाह रहे हैं। यानी अगर हम आपको पूरे पैसेज का समरी बताएं तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नेम ही वह है कीपिंग क्वाइट, तो पोइट हर तरीके से शांत रहने के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर युद्ध के बारे में बताया, युद्ध से भी कोई फायदा नहीं है, पोइट ने कह दिया है, क्योंकि युद्ध में काफ़ी सर्वाइवर्स यानी कि जो लोग हैं वो मर जाते हैं, और इस युद्ध की में जीतने का भी कोई ऐसा फायदा नहीं है। यानी ऐसी विजय क्या है, अर्थहीन विजय है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके क्वेश्चंस बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट आर फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीत। तो यहाँ पर मछुआरे को किससे प्रतीत किया गया है, फिशरमैन आर सिंबॉलिक ऑफ द किलर्स। यानी यहाँ पर फिशरमैन यानी मछुआरों को किससे प्रतीत किया गया है, किलर्स। किलर्स का मतलब होता है हत्यारे। तो यहाँ पर मछुआरों को हत्यारे बताया गया है, क्योंकि इसलिए जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मछलियों को मार देते हैं, तो एक तरीके से वो भी क्या हुए, हत्यारे हुए। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मैसेज डज द पोइट सीम्स टू गिव दीज लाइन्स। अब देखिए जो हमने ऊपर लाइन्स लिखी हैं पैसेज में, वहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन लाइनों में, दीज लाइन्स यानी इस लाइनों में जो पोइट है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, द पोइट सीम्स टू गिव द मैसेज दैट मैन शुड स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड शुड नॉट किल अदर। तो यहाँ पर पोइट ये मैसेज दे रहे हैं कि दैट मैन शुड, यानी मैन को, यानी जो आदमी है उनको
स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बुरी या गंदी, एक्टिविटीज़ का मतलब गतिविधियाँ, जो गंदी गतिविधियाँ हैं, जो गलत गतिविधियाँ हैं, जो बुरी गतिविधियाँ हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। यानी स्टॉप का मतलब बंद कर देना चाहिए। एंड शुड नॉट किल अदर, यानी और दूसरों को हानि भी पहुंचानी नहीं चाहिए, या दूसरों को और किसी भी दूसरे को हमें मारना नहीं चाहिए। तो इस जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई भी गलत गतिविधियों को हमको नहीं करना चाहिए और दूसरों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि What image does Neruda portray in the last line? अब देखिए यहाँ पर नेरूडा जी जो हैं वो लास्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, किसकी इमेज दिखा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिखा है इट मीन्स दैट पीस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी ऑल लव ऑल ह्यूमैनिटी एज अवर फ्रेंड नॉट इनेमी। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और इनेमी का मतलब होता है दुश्मन। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानव जाति, पीस का मतलब होता है शांति। तो जो लास्ट की हमारी लाइंस थी, जो अंतिम पंक्तियां थी पैसेज की, उसमें पोइट नेरूडा जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? पीस का मतलब शांत, यानी शांति को ग्रहण करना चाहिए, शांति को अचीव करना चाहिए, और प्रत्येक जितने भी मानव जाति हैं उनको मित्रता से प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे क्या करनी चाहिए? दुश्मनी करनी चाहिए। जैसे कि आप अगर इस देश में रह रहे हैं तो दूसरे देश के व्यक्ति को भी आपको प्रेम भाव रखना चाहिए उनसे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंट्री का है तो उससे हम दुश्मनी निभाएं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी कंट्री हो है तो वो भी मानव जाति ही, तो जितनी भी मानव जातियाँ होती मतलब पूरी मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को हमको मित्रता भाव से ही देखना चाहिए, किसी से भी हमको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये पैसेज भी समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको पूरा पैसेज बताया है, इसमें आपको कुछ सीख भी लेनी चाहिए। कीपिंग, यहाँ पर जो हमारे चैप्टर्स इंग्लिश में है उनका मतलब ये बिल्कुल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल आपको ये चीज़ें याद करनी है। आपको इन चीज़ों को पढ़ना तो है ही है, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना भी है कि पोइट कहना क्या चाह रहे हैं, और उन चीज़ों को आपको अपनाना भी है। जैसे कि पहली पोइट थी हमारी माई मदर एट 66, उसमें लास्ट में जो लाइन हमने आपको बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसके माता पिता उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपको ये बात सोचनी चाहिए। फिर आज हमने जैसे कि इसमें कीपिंग क्वाइट के बारे में बताया, शांत रहने के बारे में। जो लोग होते हैं वो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में हमेशा बिजी रहते हैं, जिस सांसारिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें बिजी रहते हैं। उनमें ना बिजी रहकर आपको कभी कभी अपने ऊपर भी समय देना चाहिए, और लोगों को मारना नहीं चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो आपको इन पोएमों से सीख लेनी चाहिए। ये पोएम आपके लिए सीख के लिए है। यहाँ देखिए, आपको इसका सेकंड स्टैंजा बताते हैं। यहाँ पर लिखा है Perhaps the earth can teach us। Perhaps का मतलब होता है शायद, लिख लीजिए आप। Perhaps का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, शायद होता है। शायद द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं। कैन टीच अस, यानी जो पोइट हैं पैब्लो नेरूडा जी, वो ये कह रहे हैं कि शायद पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, आपने देखा होगा पृथ्वी पर काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उन सबसे हमें क्या मिलती है? कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ पर कह रहे हैं पोइट कि शायद पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रत्येक चीज़ से हमको सीख मिलती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। एज वेन का मतलब कि, वेन का मतलब होता है जब, कि जब प्रत्येक वस्तु, यहाँ पर एवरीथिंग यानी कि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की बात हो रही है। प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है। डेड का मतलब क्या होता है? मृत, यानी कि मरी हुई, और सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, कि जब प्रत्येक वस्तु हमको मृत प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित। लेटर का मतलब होता है कुछ समय के बाद। प्रूव्स का मतलब सिद्ध करना। यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जब प्रत्येक चीज हमको मृत प्रतीत होती है और कुछ समय के बाद वह पुनः जीवित हो जाती है, यानी फिर से क्या हो जाती है?
पुनः जीवित हो जाती है। जैसे कोई अगर वस्तु है, अगर वो मृत हुई है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वो पुनः यानी कि फिर से जीवित हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे लिखा है नाउ आई विल। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आई विल। क्या पढ़ेंगे, आई विल काउंट अप टू 12। यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, अब जो है वो गिनेंगे। गिनती कहाँ से, 1 से लेकर 12 तक गिनेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं अब गिनूंगा 1 से लेकर 12 तक, आप शांत हो जाएंगे और आप शांत हो जाएंगे एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं पोएट कि अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 12 तक गिनूंगा और आप सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा पैसेज की आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। यहाँ पर जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो हमको क्या पाठ सिखाती है, क्या सिखाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द अर्थ कैन टीच अस द लेसन दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। यहाँ पर जो अर्थ है वो हमको क्या सिखाती है, स्टिलनेस यानी स्थिरता सिखाती है, शांत रहने के बारे में सिखाती है। जैसे कि जब हमने आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाया था, उसमें देखिए अर्थ के बारे में ही एग्जाम्पल पोएट ने लेकर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि अर्थ हमको क्या सिखाती है, शांत रहना यानी स्टिलनेस, स्थिरता सिखाती है। ठीक है, स्थिरता सिखाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसा है, मृत है। इसलिए देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। साइन का मतलब क्या होता है, संकेत। इसका संकेत ये बिल्कुल नहीं है कि वह क्या है, मृत है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शांत बैठा है, अगर हम कोई भी ऐसा व्यक्ति है बिल्कुल शांति बैठा है और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर ये संकेत वहाँ पर ना समझें कि वो व्यक्ति मृत है या मरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर रेस्ट देयर इज रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। आफ्टर रेस्ट का मतलब आराम के बाद। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो शांति से बैठा है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो व्यक्ति मृत है। अगर वो शांति से बैठा है और उसके आराम के बाद, जब वो आराम कर लेगा, उसके बाद अगर वो लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करेगा, यानी अपने वो जीवन में कोई भी गतिविधि करेगा, तो उसका उसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं काम, आपका मन नहीं है वो काम करने का, तब भी आप काम करे जा रहे हैं, हमेशा काम में ही उलझे हुए हैं, तो आप क्या होगा, आप उस काम से बोर हो जाएंगे। अगर आप वही काम बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर करेंगे, तो आपका उस काम में क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पोएट ने यहाँ पर वही कह दिया कि अर्थ हमको यही लेसन सिखाती है कि स्टिलनेस सिखाती है। स्टिलनेस का मतलब स्थिरता सिखाती है। आप इसका मतलब बिल्कुल ये ना समझें कि व्यक्ति कैसा है, मृत है। और अगर आप यहाँ पर आराम करते हैं, आराम करने के बाद अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी गतिविधि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से इन द एंड। जो पोइट है यहाँ पर पैब्लो नेरूदा जी, वो यहाँ पर अंत में क्या कह रहे हैं, इन द एंड the poet counts up to 12 and asks to us to keep quiet and go away। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, लास्ट में काउंट का मतलब गिनना, 12 का मतलब 12, यानी 12 तक वो गिनते हैं। एंड asks to us to keep quiet, और क्या कहते हैं पोइट कि आप शांत रहिए, एंड गो अवे, मैं चला जाऊंगा। अभी हमने आपको पैसेज में भी, वो स्टैंजा में भी बताया था लास्ट में, कि पोइट क्या करते हैं, 1 to 12 गिनते हैं और लास्ट में यही कहते हैं कि आप सभी शांत हो जाइए, जब तक मैं 12 तक गिनूंगा आप शांत सभी हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हम आपको बार बार पोइट का नाम लेकर क्यों बता रहे हैं कि पैब्लो नेरूदा जी हैं। आप क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको नेम याद हो जाए कि इस पोइट का कीपिंग क्वाइट चैप्टर के पोइट कौन है, पैब्लो नेरूदा हैं। अगर आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर के पोइट कौन है, पैब्लो नेरूदा जी हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और थर्ड है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजास
विच मीन द सेम एज। यहाँ पर देखिए स्टैंजा में डबल एन नहीं होगा, मिस्टेक हो गई है। स्टैंजा की स्पेलिंग यही लिखिएगा STNZA। ओके, स्टैंजा विच मीन द सेम एज। यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको मतलब उसका सिनोनिम बताना है कि उसका अर्थ, और इंग्लिश में ही बताना है उसका सेम मीन। जैसे पहला लिखा है यहाँ पे प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। और देखिए स्टैंजा में जब स्टार्टिंग हुई थी तभी आपको परहैप्स लिखवाया था। परहैप्स का मतलब भी क्या होता है? शायद होता है। शुरुआत में देखिए बताया था प्रोबेबली का मतलब भी शायद होता है और परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है? उसका सेम मीनिंग ही लिखना होता है, लेकिन इंग्लिश में। जैसे कि प्रोबेबली का मतलब भी शायद और परहैप्स का मतलब भी क्या होता है? शायद होता है। अब देखिए इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है रुकावट, और यहाँ पर जो लिखा है इंटरव्यूट, इसका मतलब भी क्या होता है? रुकावट होता है। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस और ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। और ये कीपिंग क्वाइट भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका स्टैंजा 2 हमने आपको कराए हैं, 2 स्टैंजा, और इसका सेंट्रल आइडिया भी हमने आपको बता दिया है। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।